नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, कहिए। काफ़ी दूर से मैं गाड़ी ड्राइव करके आ रहा हूँ और काफ़ी दूर जाना भी है मुझे। और आपका घर दिखा तो सोचा थोड़ा आराम करने के लिए जगह मिल जाती। गाड़ी है, उसी में आराम कर लीजिए। और उसमें तो एसी भी है। हमारे यहाँ तो बस पंखा मिलेगा। सही कहा आपने, लेकिन प्लीज़ थोड़ा मुझे भूख भी लगी है। और इस भयंकर जंगल में ना तो कोई होटल मिलेगा ना तो कोई ढाबा मिलेगा। आपका घर दिखा तो यहीं से कुछ मिल जाए। दिखा या ढूंढा गया? राहगीर भी कभी कभी सच बोल देते हैं। घटनाएं तो कभी भी हो सकती हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता है। अच्छा, तो बचाव के लिए मुझे क्या करना चाहिए? एक काम आप कर सकते हैं। क्या? ये जो है, ये मेरी आईडी है। इसमें मेरा सारा डिटेल है। आप चाहे तो अपने सारे दोस्तों को भेज सकते हैं। अगर कुछ होता है तो मैं ट्रैक किया जाऊंगा। अब रक्षक से किससे रक्षा करने के लिए बोलूं? नहीं समझा मैं। कुछ नहीं, अंदर चलिए। आओ दोस्त, यही है हमारा करीब खाना। काफ़ी खूबसूरत घर है आपका, काफ़ी व्यवस्थित भी। हाँ, क्योंकि अंदर बहुत उथल पुथल है। थैंक्स। क्यों? इतनी रात मुझ अनजान को घर में आने दिया और आपने भरोसा किया मुझ पे। तुम चलेगा? थैंक्स। क्यों? अपना समझने के लिए। समझना तो पड़ेगा, नहीं मैं अपनी बात किससे कह पाऊंगा? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि रात तो बितानी है, तो किसी अपने के साथ क्यों नहीं, अनजान के साथ क्यों? ये बात तो सही कही दोस्त। वैसे इतनी रात को इस जंगल में तुम इधर कर क्या रहे थे? यार, इंसान को ना परिस्थितियों का दास कहा जाता है। आदमी को जाना होता है कहीं, पहुंचना होता है कहीं, और देखो पहुंच गए कहीं। अगर इस बात की चर्चा करने बैठे तो पूरी रात जाएगी, इसलिए इस बात की चर्चा करना ही बेकार है यार। बात तो सही है, पर गीता में कहा गया है कि तुम अगर कहीं होते हो तो पहले से तय होता है। क्या पता जहां के लिए निकले थे वही पहुंच गए हो। या ये जो गोल गोल तुम्हारी बातें हैं ना भाई, मुझे नहीं समझ में आ रही। और थोड़ा सीधा कहो ना यार, सीधी बातें करो, समझ में आएगी। सीधा मतलब आगे? अब आगे ये है भाई, देखो भूख तो बड़ी जोरों की लगी है। अगर कुछ हाँ, खाने वाने के लिए मिल जाता तो। देखता हूं। लो दोस्त, पानी पियो। ये अच्छा किया। खाना अभी गर्म हो रहा है। प्यास लगी थी यार बहुत। वैसे पता है, अरे यार मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। मेरा नाम बॉन्ड है, तुम्हारा? एलेक्स। एलेक्स? क्रिश्चियन? नो, आई एम हिंदूज। हिंदूज? या वैसे एलेक्स करते क्या हो तुम? मतलब कुछ क्या काम करते हो? कुछ नहीं। मगर यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं तो?
ये भी सही है। तो मैं कहूँगा कि मैं बीमा कंपनी में एक एजेंट हूँ मैं। झूठ। क्यों? यही कि एजेंट हो, लगते तो मालिक हो। सच में? नहीं, ये भी झूठ था। मैं खाना लेकर आता हूँ। रुक ठहर, मैं जाकर के लेके आता हूँ। अतिथि थोड़ी हूँ। ये लो दोस्त, शुरू हो जाओ। अरे मैंने खा लिया है। अरे भाई, थोड़ा सा साथ निभाने के लिए। खा चुका हूँ। मुझे सब पता है कि खा लिया है, लेकिन थोड़ा सा साथ निभाने के लिए प्लीज। ओके। क्या स्वादिष्ट है यार। थैंक्स। वैसे ये पढ़ क्या रहे थे? क्या? ये किताब? हम्म कोई स्टोरी बुक है क्या? प्राचीन भारत के एक ऐसे जासूस की कहानी हम्म। जिसने 3 औरतों की हत्याओं का केस सुलझाया था। तो हत्या किया किसने था? शक तो 3 पर जा रहा है। पहला देवर, दूसरा मंत्री और तीसरा वैद्य। वो कैसे? यही तो सबसे रोचक बात है। देवर ने अपने भाभी को इसलिए मार दिया ताकि वो घर पर न बता सके कि उसका भाई, जो उसके बड़े भाई के रखे उस धन को वैश्या पर लुटा आया जिसके खो जाने से राजा उसके भाई की जान ले लेगा। और वो मंत्री कैसे दोषी हुआ फिर? मंत्री ने ही उस वैश्या को मजबूर किया था कि ये काम करे। उसने कहा कि उस औरत के देवर को फांस कर वो धन ले लो ताकि उसके पति को राजा मृत्युदंड दे दे। अच्छा, तो फिर वो वैद्य कैसे दोषी हुआ? वैद्य ने क्या किया था? वैद्य ने ही मजबूर किया था उस मंत्री को। और अगर मंत्री नहीं करवाता तो वो राजा को रानी और मंत्री के नाजायज संबंध के बारे में बता देता। तो वैद्य को ये कैसे पता था कि उन दोनों के बीच में नाजायज संबंध है? वैद्य ने रानी को जब प्रसव पीड़ा हो रही थी उस दौरान रानी से धमकाकर पूछ लिया था, क्योंकि वैद्य जानता था राजा नपुंसक है। उस पैसे में क्या था? नक्शा। खजाने का। खजाने का? हाँ, और जो राजा से वैद्य ले नहीं सकता था। राजा को तो पता ही नहीं था कि उस नक्शे में है क्या, और जो पैसा उस आदमी के पास में था वो धन अपने पास रख लेता और नक्शा उनको दे देता। ना, नक्शा उन 25 स्वर्ण मुद्राओं में से किसी एक पर था, जो कि 3 दिन के अंदर किसी दूसरे राज्य में पहुंचाना था। अगर वो नहीं पहुंचाया जाता तो युद्ध हो जाता और लाखों लोग मारे जाते। अरे बाप रे, युद्ध? अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक तो वो भाभी मरी, फिर दूसरी और तीसरी कैसे मरी? और उस मंत्री ने उस वैद्य को ही क्यों नहीं मार दिया? युद्ध ही नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, दूसरी जो औरत मरी थी वो वैश्या थी क्या? नहीं, इन सारे तथ्यों को पहले जासूस ने सबके सामने रखा था। अब यहां से मुख्य जासूस की जांच शुरू होती है। तो परिणाम क्या निकला फिर? परिणाम यह निकला कि जांच में कुछ सत्यता थी ही नहीं। पहले जासूस ने पैसे को आधार बनाया और राजा के सामने सारे तथ्य रख दिए। तो फिर हुआ क्या था? हुआ ये था हाँ। कि मंत्री का रानी के साथ कोई नाजायज संबंध था ही नहीं। अच्छा। रानी ने मंत्री को मजबूर किया था कि ये काम वैश्या से करवाए। जो स्वर्ण मुद्राएं थीं वो वैश्या के द्वारा ही मंगवाए। अच्छा। नहीं तो वह राजा से कुछ बोल देगी। अब उस वैश्या का जो शर्त था वो ये था कि अगर मेरे वैश्यालय के मालकिन को मार दिया जाए तभी मैं ये काम करूंगी। मंत्री भी मजबूर था। मंत्री ने कहा ठीक है। मंत्री ने वैश्यालय के मालकिन को मरवा दिया और फिर वो वैश्या उस औरत के देवर को फांस कर वो पैसे ले ली। अच्छा। और देवर ने तो यहाँ नशे में अपने भाभी को मार दिया, क्योंकि कुछ लोग नशे में सोचने समझने की क्षमता भूल जाते हैं। तो फिर वो जो तीसरी मरी थी वो रानी थी क्या? ना, उस वैद्य की पत्नी। क्योंकि उसे रानी के षड्यंत्र के बारे में पता चल गया था। पर भाभी और वैश्यालय की मालकिन क्यों मारी गई? उनका क्या दोष था उसमें? बॉन्ड।
क्योंकि वही दोनों जानती थी रानी के नाजायज संबंध के बारे में। और वो युद्ध वाली बात? वो भी सही था, हम्म पर देवर उस पोटली को ले ही नहीं गया था। हम्म भाभी समझी कि वही पोटली है, देवर नशे में था, बस हो गया कांड। और रानी का किसके साथ नाजायज संबंध था? सोचो, सर फट जाएगा यार। उस वैद्य के साथ था। वैद्य के साथ? अरे यार, क्या राजा नपुंसक था इसलिए क्या? ना, फिर मामला क्या था भाई? मामला मोहब्बत का था। ये इश्क मोहब्बत दुनिया के रोग, जाने कब सुधरेंगे दुनिया के लोग। अच्छा एलेक्स, एक बात पूछूं? नहीं, बताओ, ये बॉन्ड नाम क्यों पड़ा तुम्हारा? वो जेम्स बॉन्ड की फिल्में ज्यादा देखते थे क्या? हर कोई यही पूछता है, ऐसा नहीं था। हुआ क्या था ना, वो लॉक बॉन्ड होता है ना, जिससे पेपर वगैरह चिपकाते हैं, मैंने अपना होठ चिपका लिया उससे। होठ तो चिपक गई, लेकिन जो पास में बैठे थे ना, बॉन्ड बॉन्ड कहकर चिढ़ाने लगे। सब लोग तब से मेरा नाम ही बॉन्ड रख दिए। एक अंदर की बात बताएं? हाँ? वैसे मेरा नाम दया शंकर है। दया शंकर, बॉन्ड ही सही है। वैसे बॉन्ड, तुम्हारा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? मजा कम और मार ज्यादा है। मार जाता। अरे यार, लाइट चली गई। मैं जलाता हूं। अरे डरो डरो मत भाई। अरे मैं ही हूँ यार, डरो मत। भूत देख लिया क्या? वो क्या है ना कि मुझे बहुत सफोकेशन हो रही थी, तो सोचा खिड़की पे जा करके थोड़ी सी सांस ले ले यार। ठीक ठीक है भाई, डर रहा था मैं भाई, मैं तो डर को अच्छा मानता हूँ। वो कैसे? अगर डर न रहे तो समाज चल नहीं सकता। ये बात भी सही है। पेपर पढ़ते हो एलेक्स? अब यहाँ तो मुश्किल है। हाँ, शहर जाता हूँ तो कभी कभार पढ़ लेता हूँ। कैसी कैसी खबरें छपती है ना, कभी खून तो कभी रेप, ऐसी ऐसी क्रूर घटनाएं छपती है, ऐसे ऐसे क्रूर केसेस पढ़ने को मिलते हैं कि दिल दहल जाता है यार। सोचो, पुलिस और कानून रहते हुए भी ये हाल है। अगर ये सब ना होते तो? फिर कोई परशुराम होता, फिर सब साफ कर देता है एक साथ। मैंने भी तो यही किया है। क्या किया तुमने? लो, लाइट आ गई। अरे यार, ये जो तुम घुमा घुमा कर बोलते हो ना, समझ में नहीं आता है मुझे। समझने की क्या जरूरत है, समझ लो मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है। मैं इसे हटा देता हूँ, ये प्लेट। अरे नहीं। क्या? थैंक्स। सिगरेट? ऐसे नहीं। वाइन? 30 साल पुरानी वाइन है। क्या बात है। रेड वाइन? कभी कभार तो दोस्त मिलते हैं पीने के लिए, वरना तन्हाइयां कम थोड़ी है जिंदगी जीने के लिए। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये पेंटिंग भी अपना होने का कैसा एहसास दिलाती है एलेक्स।
इसीलिए तुम्हें बनाया गया है। वैसे तुमने क्या देखा? कहीं झूठ की हत्या तो कहीं प्यार का षड्यंत्र, कहीं खून का रंग तो कहीं इंसानियत की गिरावट। लगता है बहुत गहरा जख्म मिला है जो कुरेद गया इस पेंटिंग को देखकर। ये जिंदगी भी न दोस्त ऐसे पासे फेंकती है कि इंसान दोषी न होते हुए भी खुद को दोषी समझने लगता है। इसी के तो हम गुलाम हैं। वैसे एस्ट्रे कहाँ है एलेक्स? उधर है। नहीं मिला? नहीं भाई, कहाँ है? ये देसी जुगाड़। आ, सिगरेट? ये जरूरी है। क्या हुआ दोस्त? मैंने देखा कि उस पेंटिंग को देख के तुम उदास और परेशान दोनों हो। कुछ नहीं यार, मेरा एक दोस्त था मणि, वो आजकल जेल में है। जेल में? कारण? कारण ये था कि वो बाहर काम करता था और उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन वो घर पे ही रहती थी अपने सास ससुर के पास में। और जो मेरा दोस्त था उसका एक दुश्मन था जो उसके पास में ही रहता था और काफ़ी जलता था उससे। उसने अपनी पत्नी से कहा कि जाकर के मेरी दोस्त की पत्नी से दोस्ती कर लो। अच्छा, एक मिनट। किसने कहा किसकी पत्नी से दोस्ती करने के लिए? अरे वो जो मेरा दोस्त था ना, उसका जो दुश्मन था, उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे दोस्त की पत्नी से दोस्ती कर लो। अच्छा, फिर? हुआ ये कि जो मेरे दोस्त के दुश्मन की पत्नी थी ना, वो जाकर मेरे दोस्त की पत्नी से दोस्ती कर ली। और हुआ ये कि उसने कहा कि एक काम करो, उसकी जितनी गुप्त बातें हैं वो आकर मुझे बताओ, जिससे मैं उसको सबक सिखा सकूं। और उसकी पत्नी ने ठीक वैसा ही किया, सारी बातें पता करके उसे बताती जाती। एक मिनट। अच्छा, एक बात क्लियर हो जाते हैं। तुम्हारे दोस्त के दुश्मन ने अपनी पत्नी से कहा हाँ, कि तुम्हारी दोस्त की पत्नी से दोस्ती कर ले, हाँ, और उसकी गुप्त बातें हाँ, जानकर हाँ, उसको बताए, हाँ, ताकि वो तुम्हारे दोस्त के मन में गलत फहमी पैदा कर हाँ, सके। बिल्कुल। यही है ना? हाँ, बिल्कुल यही बात। फिर आगे ये हुआ ना कि कई दिनों की ये जो गंदी कोशिशें कर रहा था ना, उसने अपना काम कर दिया और उसके दिमाग में जाकर बहुत सारी गंदी बातें बिठा दी। अच्छा, ये बताओ कि पत्नी को टारगेट बनाने की कोई वजह थी ना, बहुत बड़ी वजह थी। क्या? ये बात तब शुरू हुई थी जब जो मेरा दोस्त था, उसके दुश्मन जो भी है, आज के समय में जो दुश्मन है, वो पहले दोस्त था। अच्छा। उसकी शादी थी। यानी पहले दोस्ती थी उनकी? बहुत पक्की दोस्ती। हुआ ये कि उसकी जब बारात जा रही थी, लड़की के दरवाजे जब पहुंची तो दहेज को लेकर कुछ उनमें अनबन हो गई, जिसकी वजह से शादी टूटने लगी। लड़का तो काफी भाई वो था कि अपने बाप का भक्त था, वो खड़ा हो गया, बोला नहीं करूंगा। लेकिन मनी के पिता को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने क्या किया कि मनी को ले जाकर वहां बिठा दिया। अब मनी तो बैठ गया, शादी हो गई, लेकिन तब से उसकी तरफ से ये दुश्मनी चली आ रही है। अजीब दुनिया है, यहाँ चोर खुद सयाने बनते हैं। अच्छा, वो डायरेक्ट बातें करता था? नहीं, किसी न किसी तरीके से उस तक बात लेकिन जरूर पहुंचा देता था। तब हुआ क्या, फिर वो गया अपनी पत्नी के पास में और जा करके उससे सवाल पूछा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। पत्नी बेचारी शरीफ थी, उसने सारी बातें बता दी, क्योंकि मनी अपनी पत्नी पे काफी विश्वास करता था, उसकी बातों को मान लिया। लेकिन पत्नी जो है ये बात सह नहीं सकी और काफी दुख हुआ उसको। ये लगने लगा कि जो बातें कुछ
दो लोगों के बीच में होनी चाहिए थी वो सारे समाज को पता लग गई। और खाली यही नहीं, उसके चरित्र पे भी सवाल उठाना शुरू कर दिए। ये बात उसे सहन नहीं हुआ दोस्त, और उसने जा करके आत्महत्या कर ली। लेकिन मनी था ना, जब उसने देखा कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर लिया तो जा करके उसका हत्या कर दिया, जो इन सब का कारण था। ये गलत हुआ। क्या दुश्मन को मारना? नहीं, उसके साथ तो जो किया उसने बिल्कुल सही किया। फिर इसमें गलत क्या था? पत्नी का आत्महत्या करना। वो तो गलत था ही, पर एक इज्जतदार औरत के पास दूसरा रास्ता भी क्या था? तो फिर गलत क्या था? गलत वो आदमी था जिसने मनी तक उसके दुश्मन की बात पहुंचाई। गलत वो औरत थी जो एक औरत होते हुए भी एक औरत की भावनाओं को सरेआम नीलाम किया। गलत वो सब थे जिन्होंने किसी की इज्जत को इंटरटेनमेंट समझा। गलत वो डर था कि समाज क्या कहेगा। काश ये बात मनी समझता, क्योंकि आज भी वो अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है। बॉन्ड, वो शायद ही इस दुख से उबर पाए। बात तो करनी पड़ेगी, बात तो पूछना पड़ेगा। लेकिन अब सामने वाला कमजोर और खुदकशी कर ले, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? यहाँ आपका पूछना ही आपको दोषी घोषित करता है। ठीक है, तो फिर कोई कारण बताओ जिस पर हम उस पर भरोसा कर सके। इसका कोई कारण नहीं है दोस्त, बस भरोसा है। अच्छा, मान लो कि कोई आदमी तुम्हारे यहाँ फोन करके बोले कि मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ सेक्स किया है, तो तुम क्या करोगे? अरे ऐसे कोई मान लेगा कैसे? मान लो कोई उचक्का तुम्हारे पत्नी के पीछे शादी से पहले पड़ा हो और वो चाहता है कि तुम्हारी पत्नी की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर दे, और उसे ये कहीं से पता चल जाए कि तुम्हारे पत्नी के छुपाने वाले जगह पर तिल है। वो चाहे जैसे भी, डॉक्टर से, परिचित से, किसी से भी, तो तुम क्या करोगे? अच्छा, तुम्हें लगता है कि ऐसी बातें ऐसे ही पता लग जाएंगी? बस तुमने पूछा और कहानी शुरू। कोई पूछे नहीं इस बात को? दोस्त, तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ये बात किसी घटना या वस्तु के बारे में नहीं है। ये किसी के व्यक्तित्व पर उठे वो सवाल हैं जिनका वजूद ही तुम हो। अगर तुम अपनी पत्नी को सही मानते हो तो वो गलत होते हुए भी पूरी दुनिया से लड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी संदेह हुआ अपनी पत्नी के लिए, तो वो सही होते हुए भी टूट जाएगी। लेकिन यार, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस पत्नी के साथ तुम इतने दिनों से रह रहे हो, क्या तुम उसको जरा सा भी नहीं समझ पाते कि किसी गैर के कहने पर तुम उससे सवाल पूछ बैठते हो? तुम्हारी पत्नी तो उसे जानती भी नहीं, और तुम तो बिल्कुल नहीं जानते उसको। सॉरी यार, ये बात तुमने सही कही। पता है बॉन्ड, समाज में लड़कियों की स्थिति बड़ी अजीब होती है। कोई कुछ भी कह दे, लोग मान जाते हैं। वो तो भला हो कि उनके पास अपने लोग हैं, अपना घर है। नहीं, समाज इन्हें गणिकाओं की देवी की मान्यता देने में भी पीछे नहीं रहेंगे। वो बात पता है तुम्हें? क्या? कि कॉलेज में उस लड़की को पता भी नहीं कि वो किसकी गर्लफ्रेंड है, और पूरा कॉलेज उसे भाभी कह के बुलाने लगता है। ये बात सही कही तुमने यार, एकदम बिल्कुल सही कहा। ये हंसने वाली बात बिल्कुल नहीं है बॉन्ड, बल्कि समस्या है, और आगे चलकर गंभीर भी हुई है। ये बात तुम सही कह रहे हो एलेक्स। ऐसी समस्याएं मैंने भी देखी हैं, बल्कि फील भी की है इस बात को। वैसे एलेक्स, इतनी दूर यहाँ रहने का कोई कारण, कोई विशेष वजह? क्यों? कोई दिक्कत है? नहीं यार, मैं बस यही पूछ रहा हूँ कि हो भी सकती है यार, या नहीं भी हो सकती है। कैसे? अब देखो, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बात पूछूं तो यहाँ रहना, इतने वीराने में रहना सेफ नहीं है दोस्त। चोर, डाकू, लुटेरे, समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है इसमें? अच्छा, ये दिक्कत थी तो ये बात थी, और दिक्कत नहीं होती तो? यार, मेरे जैसे को रहने के लिए यहाँ जगह तो मिली रात को। और कई बार पुलिस वालों को भी। क्या मतलब? ये जो तुम्हारी गोल गोल बातें ना, ये मुझे परेशान करती हैं। वैसे एलेक्स, पुलिस वालों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अचानक ये सवाल, ऐसा क्यों?
अरे ऐसे ही यार, पता है एक थ्योरी लिख रहा हूँ। अच्छा, लिखूंगा तुम्हारे बारे में यार, लोग जानेंगे तुम्हारे विषय में। तो मेरे ख्याल से वर्दी अच्छी के हाथ लग जाए तो रक्षक वरना भक्षक। वैसे तुम किस कैटेगरी के हो? क्या मतलब? मतलब ये कि वर्दी अगर तुम्हें मिल जाती तो तुम किस कैटेगरी के होते? देखो है क्या, कोई भी अपने आप को बुरा कहना नहीं चाहता, लेकिन ये सिस्टम उसको भक्षक बनाने पर मजबूर कर दे तो कोई कर भी क्या सकता है। यानी सिस्टम तुम्हें जो कहेगा करने को करोगे? करूंगा। यहाँ अपना जमीर कोई मायने नहीं रखता? रखता है यार, बिल्कुल रखता है, पर आदमी को कभी बुरों के साथ ना बुरा बनना पड़ता है। यानी सिस्टम, अब तुम्हारे सीनियर अगर तुमसे ये कहें कि तुम अपने माँ को बेच दो तो बेच दोगे? एलेक्स, यहाँ तो सिस्टम का दबाव है ना, और सीनियर भी हैं। ऐसी कोई भी सिस्टम, ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं हो सकती जिसमें आदमी को इतना नीचे गिरा दे, जिसमें अपनी माँ को बेचना पड़े। मातृभूमि भी तो हमारी माँ है, उस पर ऐसा दबाव क्यों? अरे यार छोड़ो, तुम तो सिस्टम में हो ही नहीं, फिर इतना टेंशन क्यों? जब हो ना तो सही रहना अपनी जगह पर। वैसे क्या सोच रहे हो दोस्त? कुछ नहीं। बड़ी सोसाइटी। किसके नजरिए से, मेरे या तुम्हारे? इसमें भी दो अलग अलग कैटेगरी होती है। क्यों? यार मुझे तो लगा अधिकतर लोगों की राय एक ही होगी बस। हो सकती हो, एक ही हो, लेकिन इस वक्त देखा जाए तो हम दोनों की राय अलग अलग है। बुझ गई। वैसे बताया नहीं तुमने यहाँ पे अकेले रहने का कारण क्या है? बॉन्ड, कभी कभार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसान की पूरी लाइफ ही बदल के रख देती है। हालांकि वो घटना मेरी लाइफ में इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन छोटी भी नहीं थी। मैं 15 साल का था जब मुझे स्कूल में पहली बार लेखनी पर पुरस्कार मिला था। घर पर माँ बहुत खुश थी, लेकिन पिताजी खुश नहीं थे। उनका कहना यह था कि अगर यही पुरस्कार पढ़ाई में मिलता तो समाज में कितनी इज्जत बढ़ती। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि पढ़ाई में पुरस्कार पाने पर समाज उन्हें कौन सी इज्जत दे देता और कौन सी इज्जत उनकी चली गई मेरी लेखनी पर पुरस्कार पाने पर। तभी से समाज को लेकर मेरी राय बदल गई। हो सकता है उन्हें तुम्हारी लेखनी न पसंद हो, शायद वो तुम्हें कुछ और बनना देखना चाहते हो। ठीक है बॉन्ड, संस्कारों को और नियमों पे तो मैं अपने माँ बाप के सिखाए संस्कार और नियमों को मानता हूं, लेकिन समाज में मुझे क्या बनना है इसका निर्णय कौन करेगा? यार इसमें निर्णय की क्या बात है? देखो, इससे तुम अच्छे और संस्कारी ही तो बनोगे। नहीं समझते हो बॉन्ड, मेरे कहने का मतलब था अच्छा और संस्कारी बनना तो माँ बाप के पालन पर निर्भर करता है, लेकिन समाज में मुझे क्या बनना है, जैसे समाज में मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, ये किसका निर्णय होगा? ऑफ कोर्स तुम्हारा है, भविष्य तुम्हारा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसका निर्णय तो तुम्हारा ही होगा ना। बस इसी बात को लेकर मेरा कभी उनसे नहीं पटा। वो ये चाहते थे कि मैं वो बनूं जो वो चाहते हैं, और मैं हमेशा अपने मन की करता। तो फिर क्या था, मैं खुद ही अपना सोशल रूल बनाता और उस पर चलता। मैं सारे सामाजिक बंधनों को नहीं मानता था, लेकिन जो जरूरी थे, जो नियम जरूरी था, उनको मैं जरूर मानता था। कॉलेज में आने के बाद तो मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बन गया। आए दिन नए मामले में खुद ही सुलझा लिया करता था। कॉलेज के भी कई सारे नियम कानून को भी मैंने बदल दिया, लेकिन पिताजी के सिद्धांत को नहीं बदल पाया। हालांकि मैं खुद भी उनके कई सारे सिद्धांतों को मानता था, लेकिन उनके नियमों के तहत नहीं, खुद के नियमों के तहत। फिर धीरे धीरे हम दोनों के बीच उसूलों और सिद्धांतों की खाई बड़ी होती गई। अब फिर मैं यहां चला आया।
यानी फिर तुम लोग अलग अलग हो गए? बॉन्ड, पेड़ से अगर टहनी को काट दी जाए तो नुकसान किसको होगा? नेचुरली यार, टहनी को ही होगा। हम वही हैं। यार छोड़ो यार, इसीलिए मैं इन सब बातों को नहीं करता। बड़ा बोरिंग सा माहौल हो जाता है। लेकिन एलेक्स, ये जो चुप्पी है ना, सब कुछ बयां कर देती है दोस्त। एक सेकेंड। क्या हुआ? अरे यार, तुम्हें मालूम है, जब से इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ा है, आज़ादी भी सोशल मीडिया और टेलीफोन पर मिलने लगी है, मोबाइल फ़ोन पर भी मिलने लगी है आजकल तो। तुम्हें पता है, अगर हमारे देश का झंडा अगर सड़क पे गिर जाए ना, तो लोग उसे उठाते नहीं हैं, उसकी पिक खींचते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं और उसके नीचे एक टैगलाइन मार देते हैं, ये जो आज़ादी मिली है ना, हमारे पूर्वजों ने कितने सारे बलिदान दिए हैं तो जाके हमको आज़ादी मिली है। और मालूम है सबसे बड़ी बात क्या होती है? कहते हैं इसे आगे फॉरवर्ड भी कर दो। मेरे पास भी एक मैसेज आया था, उसमें ये लिखा था कि इस मैसेज को इतना फॉरवर्ड करो कि भारत का संविधान ही बदल जाए। हाँ, लेकिन दोस्त, इसमें हंसने वाली बात नहीं है एक्चुअली। तुम्हें मालूम है, एक बार की बात बताता हूं तुम्हें। एक बार एक लड़की का रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, तो किसी ने उसकी एक पिक लगा के फेसबुक पे डाल दिया और डालते उस पे लिखा था कि इस लड़की को बहुत ही ब्रूटली रेप किया गया और उसका हत्या किया गया। यार ये कहो, जिस समय उस लड़की की हत्या हुई थी, जिस समय उसका रेप हुआ था, वहां कुछ लोगों ने उसे देखा, लेकिन उसको जब सोशल मीडिया पे डाला गया तो उसके परिवार वालों ने कितनी बार उसकी नंगी तस्वीर को देखा और लोग शर्मिंदा होते रहे इस बात को देख करके। कहां तक सही है ये एलेक्स? सबसे पहले तो उस मादरजात को सजा देनी चाहिए ना। इस जगह तुम्हारी क्या राय है? अब सोशल मीडिया पे स्टेटस भी तो शेयर किया जा सकता है ना, उसकी नंगी तस्वीर को उस पे डालने की क्या जरूरत थी एलेक्स? बॉन्ड, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, यहाँ गलती तो है, पर किस कारण ये गलती हो रही है? आखिर ये किस प्रकार की गलती है एलेक्स, जहां एक मरी हुई महिला को सरेआम नंगा किया जा रहा है? सिस्टम, कहीं पुलिस की चुप्पी तो कहीं बड़े लोगों की मिली भगत। ये सिस्टम की ही देन है कि मीडिया उन मामलों में कूद रही है जो पुलिस के अंतर्गत आती है। मानता हूं बहुत खामियां इस सिस्टम में, पर इसमें कुछ तो अच्छाइयां होंगी ना, जिसकी वजह से लोग हम पर भरोसा करते हैं। हम पर? नहीं, मेरा मतलब है सिस्टम पर। बॉन्ड, सोशल मीडिया इंसान के द्वारा इजाद किया गया वो बम है जो दो तरीके से काम करता है, एक बचाव के लिए और एक विनाश के लिए। अब चुनना क्या है, ये निर्भर चुनने वाले पर करता है। यही तो परेशानी है यार, ये जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, इसमें अच्छाइयां कम और साली बुराइयां ज्यादा है यार। यही तो परिवर्तन का नियम है बॉन्ड। परिवर्तन अच्छाइयां कम और बुराइयां ज्यादा लाती है। कैसे? छोड़ो यार, इसीलिए मैं इन सब बातों को नहीं करता। बड़ा बोरिंग सा माहौल हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। लो भाई, तुम्हारे जागने का समय भी हो गया ना, 4 से 5 के बीच में मैं नहीं सोता। अच्छा, तो फिर तो तुम सोते कब हो? जब भी नींद आती है सो जाता हूँ, अच्छा, मगर इस 1 घंटे नहीं सोता हूँ। कोई विशेष कारण? ब्रह्म मुहूर्त है। चलो बाहर बताता हूँ। हाँ यार, गर्मी बहुत हो रही है भाई। ब्रह्म मुहूर्त। सपनों को मानते हो बॉन्ड? हाँ। मैं भी मानता हूँ। क्या? सपनों को। बॉन्ड, ये 4 से 5 के बीच का जो समय होता है ना, हाँ, वो सपनों का समय होता है। ये बात तो सही कहा तुमने। लोग कहते हैं कि इस दौरान देखा हुआ सपना अक्सर सच हो जाता है। कोई कभी तुमने देखा है ऐसा कुछ जो सपने में सच हुआ हो? हाँ, देखा है। क्या? एक बार क्या हुआ कि मैं कुछ गलियों से भाग रहा था, एक्चुअली छुप रहा था,
और जिससे मैं छुप रहा था वो बार बार आकर के मेरे सामने खड़ा हो जा रहा कहाँ? सपने में देखा था? था। सपने में ही देख रहा था। मैं जिधर जाता भागकर, जिस गली से भाग के जाता, वो साला मेरे सामने आकर के मेरी आंखों के सामने खड़ा हो जाता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जान कैसे बचाऊं, कहाँ भागूं। और भागते 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 मैं कुछ दूर ऐसी जगह पहुंचा जहां पे देखा कि कुछ गोदाम, जानते हो ना, कुछ इस तरीके का गोदाम जैसा दिखता है। कई घर दिखे मुझे, और वो घर कुछ इस तरीके से था कि जैसे मान लो कि एक गोदाम है, ऐसे एक घर ये है, फिर उसके बगल में एक घर है, फिर उसके बगल में एक घर है, इस तरीके से कई घर है वहां पे। हर घर में एक एक दरवाजा था, जैसे एक दरवाजा इधर एक दरवाजा इधर, तो जैसे एक में से घुसो और दूसरे में से निकल जाओ। और इन सारे घरों को जो बांट रहा था वो पतली पतली गलियां थी। अब मैं जहां जा रहा था मेरे पीछे आ रहा था, तो मैं क्या किया, एक घर में घुसा और घुस करके जा करके सामने कमरे में एक सोफे पे बैठ गया। ठीक। अब जब मैं बैठा वहां पे, तो सामने देख रहा हूँ दरवाजे पे जो वो मेरे पीछे था, जो मेरे पीछे लगा हुआ था, वो आकर के सामने दरवाजे पे ऐसे हाथ रख करके खड़ा हो गया। अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहां जाऊं। इतना ही नहीं था, वहां पर उसके पीछे एक भयानक दैत्य। तो मैं क्या देख रहा हूं, मेरी ओर वो चला आ रहा है। अब मैं सोच रहा हूं कि इससे डरूं कि इससे डरूं। वो जो राक्षस था, जो दैत्य था, वो इतने बड़े बड़े पत्थर उठा करके मेरे ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। ये जो खड़ा था, असल में वो मारना नहीं चाहता था। उसके पास से कुछ तरंगे ऐसे ऐसे फूट रही थी, सारे पत्थर को बार बार करके फोड़ता चला जा रहा था। यानी वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था? प्रोटेक्ट कर रहा था मुझे वो। एक बार फोड़ा, दो बार फोड़ा, तीन बार फोड़ा, लेकिन वो कितनी बार उसको होल्ड करता। और थोड़ी देर में क्या हुआ, वो गायब हो गया यार। लेकिन गायब होने से पहले उसने एक बात उससे कही, उस दैत्य से, कि इसे मत परेशान करो, नहीं तो वो तुझे नहीं छोड़ेगी। मैं तो अब लग रहा था कि अब तो मेरी जान गई, क्योंकि वो तो चला गया जो बचाने वाला है। मैं उठा, भाग करके दूसरे घर में जाकर के आराम से जैसे ही बैठता हूं, मुझे दिखता है कि मेरी छोटी बहन कौशल्या, मैं उसके बगल में जाकर के चुप के बैठ गया। पूछती मुझे क्या हुआ भैया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो वो दैत्य था फिर से वही दरवाजे पे आके वहीं आग के सामने खड़ा होता है, उसी पत्थर को उठा करके फिर से फेंकना चाहता है। तब मैं क्या देखता हूं कि जो मेरी छोटी बहन थी, वो एक जो लाल साड़ी होती है ना, ऐसे रैप करके साड़ी उड़ी पहन करके, और त्रिशूल, एक देवी दुर्गा का रूप, आंखें लाल लाल, क्रोध में पागल, जैसे उसको वो मार डालेगी, एकदम दुर्गा देवी के रूप में। और जैसे ही वो पत्थर उठा करके मेरे ऊपर फेंका, उसने अपने त्रिशूल से उसको भंग करती चली गई। लास्ट में उठा के जब एक त्रिशूल जब उसको ऐसे मारा ना, पता है क्या हुआ? बूम! फट के चारों तरफ, इधर उधर सब तरफ फैल गया। फिर क्या हुआ? फिर तो यार मेरी नींद ही खुल गई भाई। हेलो, सपनों से जागो सरकार। सॉरी यार, मैं थोड़ा सपने में खो गया था। अच्छा बॉन्ड, इस सपने का कोई रियल लाइफ पे प्रभाव पड़ा ना यार। नेक्स्ट डे मैं जब गली से गुजर रहा था, एक 10 इंची मोटी दीवार मेरे ऊपर गिर पड़ी, और भाई मैं बाल बचा। यानी तुम्हें माँ ने बचा लिया? बिल्कुल बचाया, और मैं तो हमेशा मानूंगा इस बात को कि माँ ने ही मुझे बचाया है। जिसको जो मानना है माने यार। हाँ भाई हमारी मान्यताओं पर तो हमारा वश रहना चाहिए, और वो भी सपनों पे। इस पे तो 100% हमारा हक है। अच्छा एलेक्स, ये सपने न देखने का ये अजीब गरीब ख्याल कहाँ से आया? मतलब सपनों पे तो यार किसी का वश नहीं चलता। सही कहा तुमने, पर दिमाग का क्या करोगे? जहां बचपन से ये बैठाया गया है कि 4 से 5 के बीच का सपना सच हो जाता है। ये बात तो सही है यार। बात तो सही कही तुमने, लेकिन दिमाग का क्या करोगे? जहां बचपन से ये बैठाया गया है कि 4 से 5 के बीच का सपना सच हो जाता है, इसलिए दिखता तो है पर कोशिश रहता है कि ना देखूं। यानी इसका मतलब कि तुमने कोई
सपना देखा और कुछ बुरा हुआ, जिसके कारण कि तुमने ये सपना देखना ही छोड़ दिए। हाँ, ऐसा कह सकते हो। अच्छा एलेक्स, एक बात पूछूं? पूछो। ये अब हम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो यार हो ही गई है कि हम अब अपनी पर्सनल चीज़ों को भी एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। क्या करोगे जानकर? कुछ बातें पर्दे में ही रहने दो तो अच्छी बात है। क्या पता आपके हाथ कुछ ऐसे रहस्य लग जाएं जिनकी तलाश में आप खुद निकले हो। मतलब? मजाक। बॉन्ड, उस दिन मैंने सपने में देखा कि मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सो रहा हूं। मेरा पलंग हवा में तैर रहा है, मानो जैसे झूला लगा हुआ होता है। जुगनू की टिमटिमाहट से पूरा कमरा जो है रोशन था। चांद की रोशनी ऐसे खिड़की से होते हुए मेरे कमरे में आ रही थी जैसे लग रहा था कि मानो वो कह रहा हो कि ईश्वर का भेजा हुआ तू एक वरदान है। इन्हीं सब ईश्वरीय आनंद को लेकर मैं सो रहा था, तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनने मात्र से ही मेरा पलंग धड़ाम से नीचे गिरा। जुगनू की रोशनी पता नहीं सब कहां गायब हो गए। चांद की रोशनी ऐसे चली गई जैसे मानो मुझसे रूठ गई हो। मैं डर गया कि किसने खटखटाया। खटखटाहट सुनने मात्र से मेरे घर में मातम सा फैल गया। मैं डरते डरते दरवाजे तक गया। मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि दो लोग मेरे सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर कोढ़ फूटे हुए हैं। शरीर एकदम विकृतियों से भरा हुआ है। शरीर पर जो वस्त्र है वो भी इंसानी चमड़ों से पहने हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे दो हैवान मेरे सामने खड़े हों। मैं अभी पूछता ही कौन है आप, क्या है, तभी उन्होंने मुझे धक्का दिया, अंदर आकर बैठ गए। अच्छा। मैं बहुत डर गया। मैंने पूछा कि भाई आप कौन है, क्या चाहिए आप लोगों को? तो उन्होंने कहा कि हमें भूख लगी है, हमें खाना दो। मैंने कहा खाना तो इस समय नहीं है। वो कहने लगे कि अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगे तो हम तुम्हें खा जाएंगे। अच्छा। मैं तो एकदम से मैंने कहा कि खाना तो नहीं है, शराब और नमकीन है, कहिए तो मैं ला दूं आप लोगों के लिए। क्या बात है, सपने में शराब और चखना? हो सकता है भाई, सपना है। हाँ ये बात तो है। फिर तो मैंने शराब और नमकीन उनको लाकर दिया। वो खाने लगे तो मैंने आश्चर्यवश पूछ दिया कि भाई ये क्यों बीमार हैं आप लोग, ये आप चेहरे पर आपके कोढ़ और ये सब। तो वो हंसने लग गए। उन्होंने हमसे कहा कि ये कोढ़ नहीं, ये हमारे उपहार हैं। हम जैसा काम करते हैं ना उसके हिसाब से हमें उपहार मिलता है। मैंने सोचा कि ये कौन सा इनका काम है। मैंने पूछा कि आप क्या काम करते हैं? वो दोनों मुझे घूर के देखने लगे। मैं एकदम से डर सा गया कि ये कुछ करेंगे क्या। तब तक फिर दोनों हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा कि हमने आज जो किया वो इसी का उपहार है, ये जो कोढ़ हमारे चेहरे पर दिख रहा है। मैंने कहा क्या किया? तो उसने कहा कि मैंने एक 8 साल की लड़की के साथ रेप किया और उसे जिंदा गाड़ दिया। तब तक दूसरे ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात तुमने किया, बड़ा काम तो मैंने किया है, मैं बस देख रहा था उन्हें। दूसरे ने कहा कि मैंने 18 साल की बच्ची के साथ रेप किया और उसे चकले पर बेच दिया। पहले ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? पता है उसने क्या कहा? जो 18 साल की बच्ची थी वो मेरी बेटी थी। इतना सुनते ही मेरे अंदर जैसे बौखलाहट सी मच गई। मुझे मेरे अंदर का जो भी था वो बस यही कह रहा था कि इन्हें मार दो। मैं खुद बुरा बनने के लिए मजबूर हो रहा था, लेकिन मैंने कहा कि देखो मैं इनके अंदर कितनी हैवानियत भरी है। तो मैंने पूछा कि औरतों के बारे में यही ख्याल है आपका? तो उन्होंने कहा औरत समाज में बस एक इस्तेमाल करने की चीज है। पुरुषों के नीचे सोने के लिए औरत पैदा हुई है, चकले पर बिकने के लिए औरत पैदा हुई है। कि औरतें ही क्या,
हम तो पुरुषों के बारे में भी नहीं सोचते। कितनों को हमने मारा है जो औरतों की रक्षा करते हैं। अरे हम तो समाज गंदा करने के लिए पैदा हुए हैं। हमें मौका मिले तो हम अपनी माँ तक को भी नहीं छोड़े। इतना सुनते ही मेरे आंखों से खून टपकने लगा। मेरा शरीर गुस्से के मारे कांपने लगा। मेरे हाथ वज्र समान हो गए। उन दोनों को यह लग गया कि मैं कुछ करने वाला हूँ। वो अपना विकराल रूप धारण करने लगे। वो मेरे तरफ आने लगे। उनके आने से पहले ही मैं उठा और अपने इन हाथों से ही उन दोनों को काट डाला। तब मैं फिर उठा। मेरे हाथ में चाकू था और दो लोग मेरे सामने मरे पड़े थे। मतलब अब वो हकीकत में थे? नहीं, मैं जब सपने से उठा तो पसीने से भींगा हुआ था और अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। बहुत भयानक सपना था यार ये तो। वैसे एलेक्स, तुम्हारी असल जिंदगी में कोई फर्क पड़ा क्या? हाँ, पड़ा ना। हाँ। जान जाओगे। कौन? मैं? अच्छा बॉन्ड, ये बताओ कि ये कानूनी रूप से कहाँ तक गलत है? मुझे कुछ सजा मिलनी चाहिए इसके लिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। कानून हर एक गुनाह की सजा देता है और हर आदमी ऐसे ही सजा देने लग जाए तो फिर कानून किस काम का? सुधरना भी तो एक रास्ता होता है ना यार। और कानून सुधरने का एक मौका जरूर देता है। इनके लिए भी सुधार का मौका है क्या कोई? नहीं, इनके लिए बिल्कुल नहीं है। इन्हें तो फांसी की सजा दे देनी चाहिए यार। मैंने भी तो यही किया। अरे यार, 5 बज गया। पता ही नहीं चला टाइम का कब 5 बज गया। वैसे मुझे अब जाना होगा, काम है मुझे। थैंक यू। वेलकम। वैसे एलेक्स, तुमने बताया नहीं कि जो रानी थी उसे ये पता था कि वैश्या यही शर्त रखेगी कि उसकी मालकिन को मार दो। और जो भाभी थी, जिसको वो क्या भाभी थी ना, हाँ, वो जो भाभी थी उसे कैसे मालूम था कि उसका देवर ही उसने चोरी किया है या वो चोरी करने वाला है? वो रानी वैसा से मिल चुकी थी जब वो नृत्य करने राजमहल आई थी। हाँ। उसने उसकी सहेली से बात करते हुए सुन लिया था कि जो भी उसके मालकिन को मारेगा उसके लिए वो कुछ भी करेगी। और भाभी तक तो रानी ने ही खबर पहुंचाई थी कि उसका देवर जो है पैसे को लेकर वैश्या पर लुटा आया। देवर ने तो नशे में बस घायल किया था, मारा तो रानी ने था। बाप रे, ये मोहब्बत यार, दिमाग खराब हो जाता है। चलता हूँ दोस्त। बॉन्ड, हाँ, ये लाइटर रख लो। अरे भाई मैं खरीद लूंगा यार, मिल जाएगी रास्ते में। जरूरत है वही है ये। मतलब क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कौन हो। कौन हूँ भाई? दोस्ती की निशानी है, रख लो। ठीक है। बाय दोस्त। मेरे हाथ में चाकू था और दो लोग मेरे सामने मरे पड़े थे। बॉन्ड। हाँ। तुमने बताया नहीं क्या? कि मैंने सही किया या गलत। अब हर जगह अगर कानून को देखा जाएगा ना तो इंसानियत का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। वैसे सही किया तुमने, पर कानून भी कोई चीज होती है। सर,
ढक्कन मिला था, लाइटर शायद उसी खूनी का हो। सर पता नहीं किसने मारा था उन दोनों को, लेकिन जिसने भी मारा बहुत बुरी तरह मारा था। कुछ बातें पर्दे में ही रहने दो तो अच्छी बात है। क्या पता आपके हाथ कुछ ऐसे रहस्य लग जाएं जिनकी तलाश में आप खुद निकले हो। बॉन हाँ, ये लाइटर रख लो। अरे भाई मैं खरीद लूंगा यार, अरे मिल भाई, जाएगी जिसकी रास्ते में। जरूरत है वही है ये। मतलब क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं तुम कौन हो। अच्छा हुआ सर, मार दिया किसी ने, साले कोड़ थे इस समाज में। अपने इन्वेस्टिगेशन में लिखोगे क्या? और कई बार पुलिस वालों को भी। तुम सिस्टम में होते तो क्या करते? बॉन्ड एक बहुत उलझा हुआ केस है, इसे तुम ही सुलझा सकती हो। जय हिंद सर। क्या हुआ, मिला वो? वही था वो आदमी? नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं लगा। असल में हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो यहाँ है ही नहीं। जैसे कुछ मिलता है आपको बताता हूँ सर। जय हिंद।